चले आते हैं अपने इस टॉपिक पे। लास्ट टाइम हमने देखा था ट्रांसपोज। क्या देखा था? ट्रांसपोज। एक्चुअली में हमने ट्रांसपोज के सारे लगभग सारे टाइप के टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इसमें जो आपके एनसीईआरटी बुक में 3.3 है, एक्सरसाइज नंबर 3.3, इसका एक क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इसको हम बनाने हैं, ठीक है। इसको हम बना रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। देखते हैं इसको किस तरह से डील करेंगे। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ए दिया है, और उसका हमको ट्रांसपोज के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और ये प्रूफ करना है कि वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलके आएगा। समझ में आया? अपन क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे ए का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। ए ट्रांसपोज जब मैं निकालूंगा तो क्या होगा, जो कॉलम में है वो रो में, जो रो है उसको कॉलम में बदला लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, इसको हम कॉलम में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कॉलम में, इसमें लिखेंगे कॉस अल्फा, और यहाँ पे लिख देंगे साइन अल्फा। और यहाँ पे जो माइनस साइन अल्फा है उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन अल्फा, और फिर कॉस अल्फा। हो गया, ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जस्ट हमको ए ट्रांसपोज और ए को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और ये प्रूव करना है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि एक तरह से क्या बोला जाए कि वो इकाई अवयव बनेगा। अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ले लेते हैं। चलिए, तो मैं पहले लिख लेता हूँ, ट्रांसपोज वाले को पहले लिख लेते हैं, इस पूरे को पहले लिखेंगे, है ना। हो गया। और फिर अपन क्या करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है। तो यहाँ पे 2x2 है दोनों, तो नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो भी क्या रहेगा, 2x2 का ही रहेगा। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। हो गया। चलिए, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं और ये प्रूफ करते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है कि नहीं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जब भी हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम के साथ करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। तो चलिए उसी तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो किस तरह से आता है आंसर देखिए। अगर हम कॉस अल्फा को कॉस अल्फा के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। हो गया। और दूसरा, अगर हम साइन अल्फा और साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। और दोनों नेगेटिव है तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। प्लस तो लगाते ही है, और दोनों मल्टीप्लाई होकर भी प्लस में आएगा आंसर। हो गया। सेकेंड, अगर हम फर्स्ट रो को इसके साथ करेंगे, सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, तो यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो क्या लिखेंगे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। हालांकि कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पे प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है, तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये तो बहुत सिंपल लग रहा है, ये तो वही वाली प्रॉपर्टी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलो, बना लिया तो बना ही लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर उसके बाद सेकेंड कॉलम के साथ करके देखेंगे। बात समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब यहाँ पे कॉस अल्फा को क्या करेंगे, साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। हो गया। अब क्या करेंगे, इसी तरह से साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस होगा, दोनों पॉजिटिव है तो कॉस स्क्वायर अल्फा। अपने को पता है, अगर थीटा जो है सेम एंगल के लिए अगर हम स्क्वायर करते हैं और उसको ऐड करते हैं साइन और कॉस के रेशियोज को, तो क्या आता है, इसका वैल्यू 1 आता है ना। अपने को पता है साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ये हमने पढ़ा है बचपन में, है ना। अब उसी का यूज करके यहाँ पे थीटा की जगह क्या हो गया है, अल्फा हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये दोनों सेम होने चाहिए। अब क्या होगा इसका, अगर हम देखें तो ये 1 हो गया, ये 0 हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के चक्कर में, और बचेंगे क्या, 0 1। तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके प्रिंसिपल एलिमेंट के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 होते हैं, और बाकी एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, 0। तो ये हमारा बन गया आई मैट्रिक्स। हो गया, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इजी था। चलिए, आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है
इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब इसको समझाने के लिए पहले मैं अपने कॉन्सेप्ट को पहले समझा लेता हूँ, फिर इस पूरी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल का मतलब होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का ही मतलब होता है उल्टा। कैसा? उल्टा, है ना। व्युत्क्रम का मतलब क्या? आपने इसको व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती ऐसे करके फिजिक्स में पढ़ते हो ना। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या बोलते हो कि ऐसे आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे लगाते हो और इसके बटे में कुछ भी ऐसा, है कि नहीं। क्या बोलते हैं? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इस प्रकार से बोलते हैं। तो व्युत्क्रमानुपात का मतलब समझिए थोड़ा सा क्या होता है। चलिए बात करते हैं व्युत्क्रमानुपात की। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम व्युत्क्रम बोलते हैं, जैसे बेटा मैं यहाँ पे बोलूंगा तो व्युत्क्रम कैसे है, जैसे हम बोलते हैं कि 2 का उल्टा क्या होगा, तो 2 का उल्टा होता है 1/2, है कि नहीं। और जब हम किसी चीज के उल्टे से उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा -3 का इनवर्स क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे? -1/3, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, फिर इसका आंसर क्या आएगा? 1। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 अगर आप नंबर्स को जो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। समझ में आया? तो इसी चीज का यूज करके आज हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। एक मैट्रिक्स होगा, उसको हम दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन का क्या आंसर आएगा? 1। 1 कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। बात समझ में आया? 1 कहने का मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। जब 2 मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो मल्टीप्लिकेशन का जो ये आता है आंसर, वो क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ए बी का क्या है? इन्वर्टिबल है। क्या है? इन्वर्टिबल। ट्रांसपोज नहीं बोलेंगे, इन्वर्टिबल है। ए जो है बी का क्या है? इन्वर्टिबल है। या ए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, a = I/b, या इसी को लिखा जा सकता है I × b का पावर में -1। बात समझ में आया? तो इस तरह से लिखा जा सकता है। इसलिए बोलते हैं कि a जो है b का क्या है? इनवर्स है। b का इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि वो मैट्रिक्स खुद अपने आप में वही रह जाता है। जैसे अगर हम किसी भी नंबर को, किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स मैंने ए लिया, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका 2, 3, 4 और ये 5 ऐसा कुछ मान लीजिए क्या है इसका एलिमेंट है। और इसी को हम क्या करते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 2 के। तो जब भी आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलता है। जैसे यहाँ पे हम ए इंटू क्या कर रहे हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें क्या आएगा आंसर? तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं 2, 3, 4 और ये 5 है, और सेकेंड वाले का लिख लेते हैं 1, 0, 0, 1। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर निकल के आता है? देखिए क्या होगा? 1 × 1 2 × 1 करेंगे 2 हो जाएगा, और ये 3 का 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड टाइम 2 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, और 3 क्या हो जाएगा? 3 1 से 3। बात समझ में आया? अब यहाँ पे ये बात समझ में आ गया ना कि मैंने यहाँ पे जब 2 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 वाला बच जाएगा और 2 वाला क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। बात समझ में आया? अब वही बात हम क्या कर रहे हैं? 4 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा? 4 1 = 4 और 5 तो 0 बन जाएगा। ठीक है। और वैसे ही अगर हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 4 × 0 0, 5 × 1 5। तो ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिला कि नहीं मिला? तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलता है। और इसका एक और ये देख लो कि इसमें ऑर्डर का, जैसे आप इसको क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय नियम। अगर आप इसको आई को पहले लिख लो और ए को बाद में भी लिखोगे तो कोई भी फर्क आने वाला नहीं है। इसका भी आंसर क्या आएगा? 2, 3, 4, 5। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या मिलता है? ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बात समझ में आया? ये चीजें आपको क्या रखनी पड़ेगी? ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसी वजह से यहाँ पे हमने बोला कि जब भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो इनवर्स मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं निष्कर्ष?
निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। क्या है, इनवर्स है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। यहाँ पे इस वाले स्टेप्स के साथ क्या हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि बी मैट्रिक्स को लिखें और उसको क्या लिख सकते हैं, आई इंटू, या ये लिख सकते हैं ना, ए का इनवर्स, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि बी इक्वल टू ए इनवर्स, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इजी था। चलिए अब इसके अपन डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहाँ पे बोला क्या गया है, यहाँ पे बोला गया है एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यदि ए कोटि एम मतलब क्या हो गया, इसका कोई ऑर्डर होगा, वो एक वर्ग आव्यूह है। कैसा है, वर्ग आव्यूह। ऐसा क्यों बोला गया है वर्ग आव्यूह ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को, किसी भी रेक्टेंगुलर, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे और उसका ऑर्डर चेंज कर दोगे, क्या कर दोगे, ऑर्डर चेंज कर दोगे, तो वो वापस से वही नहीं मिलता है हमसे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। ओके, यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है, कहने का मतलब दो अपने को क्या लेना है, दो क्या लेने हैं, वर्ग आव्यूह लेने हैं। दोनों कैसे लेने हैं, वर्ग आव्यूह, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं और ऑर्डर चेंज करने पे भी उनका जो मल्टीप्लीकेशन है उसका आंसर क्या आ जाता है, क्या आ जाता है आंसर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। उस परिस्थिति में हम पहले वाले को दूसरे का इनवर्स बोल सकते हैं या दूसरे को पहले का इनवर्स बोल सकते हैं। बात क्लियर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि उदाहरण के लिए दिया गया है। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो क्या निकल के आता है, देखिए ए बी दिया है, हम ए इंटू बी करेंगे और फिर थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, बी इंटू ए। दोनों ही परिस्थिति में अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे हम ए इंटू बी करते हैं तो क्या होगा, 2 3 1 और 2। आप मेरे को बताना ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, 2 और -3 और -1 और यहाँ पे 2 हो गया। अब जैसे इसको अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से, 3 का मल्टीप्लाई 1 से, हो गया। इसको करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे आंसर निकल के आएगा 4 और 3 1 ज़ा 3, लेकिन ये -3 होगा, हो गया। 2 6 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 -6 होगा, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 और ये क्या हो गया, +6 में आ जाएंगे, हो गया। और वैसे ही 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 -2, हो गया। और फिर +1 का इंटू करेंगे -3 से तो -3 हो जाएगा, और 2 का 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक पॉजिटिव होगा। आ गया 1 0 0 1। तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और बी का क्या है, इनवर्स है। क्या ये ऐसा भी पॉसिबल है, तो बिल्कुल हाँ, इसको आप इनवर्स मैट्रिक्स को आप क्या कर सकते हो। हालांकि जनरली क्या होता है, a इंटू बी इज जनरली नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, लेकिन जब हम इनवर्स मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वहां पे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ये होना ही चाहिए। बात समझ में आया, तभी हम क्या बोल सकते हैं, उसको इनवर्स बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम दोबारा से अगर इसको लें, बी वाले को पहले ले लेते हैं, है ना, -3 -1 और क्या हो जाएगा 2, और फिर इंटू करेंगे किसके साथ, 2 3 1 और 2 के साथ। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या निकल के आता है, तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, और यहाँ पे फिर -3, एकदम सेम टू सेम होगा। देखने पे ऊपर और नीचे वाले में कोई फर्क आने वाला नहीं है। आप जैसे सेकंड वाले को सेकंड कॉलम से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और -6, बस आगे पीछे हो गया ऑर्डर, बाकी है सेम टू सेम। -2 हो जाएगा और यहाँ पे +2 हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 और +4, -3 और +4 हो गया। कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने इसके पहले मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में देख रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कृपया वो वीडियो जाके देखिए, तब आपको ये मल्टीप्लिकेशन ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका अगर जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, तो ये भी वही आ गया 1 0 0 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है। ए बी का इन्वर्टिबल है और बी ए का। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इजी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के प्रमेय है, इसके प्रमेय को पढ़ते हैं।
दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं। क्या बोल रहा है, व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता। अद्वितीयता, अद्वितीयता मतलब क्या होता है कि अगर आप दो का इनवर्स देखोगे तो कभी भी कोई दूसरा नंबर आ ही नहीं सकता। आ सकता है क्या, मतलब अगर इसका अगर इनवर्स देखोगे तो हमेशा 1/2 ही मिलेगा आपको आंसर। अगर आप 2/3 का इनवर्स देखोगे तो ऑलवेज 3/2 ही होगा, और कोई दूसरा ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इसका इनवर्स हो एग्जैक्टली, है कि नहीं। क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, जस्ट वही नंबर लेना पड़ेगा, लेकिन बस उसको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स लेना पड़ेगा। इसलिए बोला जा रहा है कि ये क्या है, अद्वितीय है। अद्वितीय कहने का मतलब जिसके अलावा और कोई दूसरा नहीं आ सकता उसके प्लेस पर। बात समझ में आया। चलिए इसको हम एक प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे प्रूफ, चलो अपन मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ए और बी अगर क्या करें, इसका मल्टीप्लाई करें। जैसे आपके बुक में दिया है, मैं उसको समझा देता हूं, ठीक है। आपके बुक में चलिए ये दिया है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। किसी आयताकार आव्यूह यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आव्यूह क्या नहीं क्या हो सकता, व्युत्क्रम आव्यूह नहीं हो सकते, क्योंकि उनके गुणनफल परिभाषित नहीं होते हैं, उल्टा वाला। बात समझ में आया। और वही बात करें, मतलब ऑर्डर सेम नहीं होता है। और यही दूसरी बात इन्होंने बोली है, यदि बी ए का क्या है, व्युत्क्रम है, तो ए को बी का व्युत्क्रम कह सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसकी उत्पत्ति में क्या बताया इन्होंने, इसको मैं बताऊं क्या। चलिए यहाँ पे इन्होंने 2 तरीके से लिया है, और इसको मैं आपको जिस तरह से बताता हूँ। चलो यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको हाईलाइट करके। जैसे इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप 2 मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, व्युत्क्रम मान रहे हैं। व्युत्क्रम मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से के बराबर होगा, और दोनों क्या होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे। और आप अगर ऐसा किसी तीसरा नंबर भी ले लो, कहने का मतलब कोई तीसरा मैट्रिक्स ले रहे हो कि ए जो है सी का भी क्या है, इनवर्स है, तो आप अगर इसको लोगे तो ये भी क्या होगा, इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। बात समझ में है। अब आपने मान लीजिए एसी को एक बी मैट्रिक्स मान लिया, एसी को क्या मान लिया, बी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे बी मैट्रिक्स को बी आई भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, बी आई लिखा जा सकता है। और बी को बी ही रहने दिए, और आई की जगह हमने क्या लिख दिया, सेकेंड टाइम हमने आई की जगह, इस आई के जगह हमने क्या प्रूव कर दिया, एसी। क्या प्रूव कर दिया, एसी हो गया। अब इसको हमने ये देखे ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इन्होंने बी ए को क्या कर दिया, पहले साथ में लिख दिया और सी को बाद में कर दिया। और बी ए के जगह हमने क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो बी ए के जगह इन्होंने आई लिख दिया, और सी क्या है, मल्टीप्लाई में तो था ही, था कि नहीं था। अब यहाँ पे आई टू सी करेंगे तो हमको वापस से क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। कहने का मतलब हमारा बी और सी क्या हो गया, इक्वल हो गया। बी इक्वल टू क्या हो गया, सी। तो आप कोई सा भी 2 मैट्रिक्स लेते हो, अगर आप कोई सा भी 2 मैट्रिक्स लेते हो और उनका आप इनवर्स बता रहे हो, तो कोई तीसरा मैट्रिक्स अगर इनवर्स बताओगे ना तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इस कंडीशन को क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। बात समझ में आया। चलिए इसका दूसरा इन्होंने बताया है, प्रमेय नंबर 4। इन्होंने क्या बताया है, चलिए देखिए प्रमेय में इन्होंने क्या बोला है, यदि ए और बी क्या है, 2 समान कोटि। समान कोटि कहने का मतलब अगर 3x3 है तो ये भी 3x3 होगा, 2x2 है तो ये भी 2x2 होगा। व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अगर ऐसा कुछ है तो क्या हो सकता है, यहाँ पे बोला है कि ए बी का अगर आप टोटल का इनवर्स कर दोगे, पहले ए बी करोगे उसका इनवर्स करोगे। हमने ऐसा कुछ देखा है, पहले भी हमने देखा यह है कि ए और बी को आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब ये होता है, इसका अगर ट्रांसपोज कर देते हो, क्या करते हो, ट्रांसपोज, तो बी और ए को ऐसा लिखना पड़ता है। ऐसा हमने पहले भी दिखा है, लेकिन इसी तरह से ये भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सेम टू सेम। तो ट्रांसपोज और इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ए बी का आप मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर देते हो, तो वही बी का ट्रांसपोज पहले करके ए का ट्रांसपोज बाद में करके अगर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका आंसर भी क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। अब इन्होंने एक इसको प्रूफ किया है, अगर व्युत्क्रमणीय आव्यूह है ए बी, अगर व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो ए बी और ए बी के इनवर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया है, पहले पूर्व गुणन जानते हो ना, पूर्व गुणन का मतलब होता है पहले गुणा करना। ए इनवर्स को क्या किया गया है, पहले गुणा किया गया है, दोनों के साथ क्या किया गया है, पहले
गुना किया गया है पहले वाले इक्वेशन मतलब लाइन के साथ, मतलब पहले वाले एक तरह से इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पे जब इन्होंने पेयर किसके साथ बना दिया, इसके साथ बना दिया, ठीक है। अब इनवर्स को क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इधर अगर आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई किए हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मिलेगा, मतलब वही मैट्रिक्स मिल जाता है ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ किया और एक बी मैट्रिक्स बचा और फिर क्या बन रहा है, ए बी इनवर्स मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया है, ए मैट्रिक्स। अब दूसरी बार देखो, पहली बार इन्होंने क्या किया था, मैं मिटा देता हूँ। पहली बार इन्होंने क्या किया था, पहली बार ए लिया था, क्या लिया था, ए इनवर्स लिया था। अब सेकेंड टाइम क्या ले रहे हैं, बी इनवर्स, क्या ले रहे हैं, बी इनवर्स। अब बी इनवर्स है, ऑलरेडी बी पड़ा हुआ है, पूर्व गुणन फिर किए तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। और वैसे यहाँ पे हमने बी इनवर्स सामने कर रहे हैं ना, दोनों के सामने करेंगे, है ना। अगर ऐसा है तो पीछे नहीं कर देना, दोनों को अगर सामने कर रहे हैं, पूर्व गुणन कर रहे हैं तो दोनों साइड पूर्व गुणन ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर बहुत ही खास महत्व रखता है। बात समझ में आया। और इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एज इट इज लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, फिर ये बी इनवर्स इनटू बी, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दोबारा से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे के साथ तो क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल मिलता है। और इसको जैसे ये सब करते करते आए तो यहाँ पे हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से बना। तो कहने का यही मतलब है कि जब भी कोई दो इनवर्स में क्या है, एक तरह से समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, मतलब ए और बी क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, क्या है, इनवर्स। अब जब आप इसको ए और बी को क्या करोगे, तो मल्टीप्लाई करके इसका इनवर्स निकालोगे तो इसको आप सेपरेटली बी इनवर्स और ए इनवर्स करके भी निकाल सकते हो। इसका इतना ही कहना है। बात समझ में आया। तो ये सारी चीज थी। अब यहाँ पे इसके लिए कुछ क्वेश्चन किए और उसके बाद विविध उदाहरण दिए हैं। तो क्वेश्चन को आप अगर इसको देखोगे तो क्या निकल के आता है, निष्कर्ष देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, अपने को यहाँ पे चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या करने हैं, टिक करने हैं। मेरे को बताओ, ए और बी एक क्या है, व्युत्क्रम है, क्या है, व्युत्क्रम है एक दूसरे के। तो कौन सा कंडीशन अभी हमने पढ़ा है, ये वाला पढ़ा है ना, ए बी बी ए और इक्वल टू वाई, बाकी नहीं पढ़े हैं। तो ये अगर ऐसा है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो क्या होने चाहिए, ये वाला कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। बात समझ में है। बस इतना सही हिस्सा है। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में हम जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियरिटी होगी। और इसके बाद के जो क्वेश्चन है बेटा वो बहुत ही खास है और इम्पोर्टेंट भी है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसके विविध प्रश्न वाली जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही। इन्वर्स मैट्रिक, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।